हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस कहानी में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इसलिए ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसा सच जो 20 साल तक छुपा रहा, एक ऐसा सीरियल किलर जो हर बार बिना सुराग गायब हो जाता है, और एक पत्रकार जो टीआरपी नहीं बल्कि सच के पीछे खड़ी है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा खुलासा है जो अंत तक आपको हिलाकर रख देगा। मूवी शुरू होते ही हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं। साल 1999 में राजाचंद्रपुरम नाम की एक जगह पर देखते हैं। रात का समय था और घने जंगल के अंदर रास्ते में एक कार जा रही थी। उस कार में 2 आदमी और 2 औरतें थीं। वो 2 औरतें जगह जगह जाकर डांस करके लोगों का मनोरंजन करती थीं। उन दोनों में से एक का नाम लच्छी था। उस कार में एक आदमी लच्छी को कह रहा था कि वो अगर एमआरओ की बात मानकर उसके गेस्ट हाउस में चली जाए तो उसे बहुत सारा काम मिलेगा। इतना बोलकर वो आदमी लच्छी के पैर में हाथ रख देता है, जो कि लच्छी को पसंद नहीं आया। इसके बाद लच्छी अपने घर के पास रुक जाती है, लेकिन दूसरी औरत गेस्ट हाउस चली जाती है। लच्छी अपने घर पहुँचने के बाद जैसे ही अपने कपड़े बदल रही थी, तभी एक अनजान शख्स उसके घर में घुसकर उसका रेप करके उसे मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह वो औरत जो गेस्ट हाउस गई थी वो पहुंचती है और अपने कमरे का ताला खोलती है। तभी वो लच्छी से भी बात करती है, लेकिन उसकी बातों का लच्छी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो लच्छी को देखने जाती है और जैसे ही लच्छी को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि लच्छी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को कहती है, पर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है और कहती है कि 100-200 लेकर चुप बैठ जाओ, हंगामा मत करो। वो औरत रोते हुए घर लौट जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में एक न्यूज चैनल के ऑफिस में न्यूज एंकर संध्या और रिपोर्टर बॉबी को देखते हैं। संध्या यहाँ पर बॉबी से पूछ रही थी कि उसने जो न्यूज चैनल को भेजी थी क्या उसका न्यूज अप्रूव हुआ। बॉबी कहती है कि जो भी न्यूज लाना है लाओ, लेकिन वही होगा जो चैनल डिसाइड करेगा। इसीलिए बॉबी उसे आइडिया देती है कि वो एक पॉडकास्ट चैनल खोले जो कि अपने हिसाब से ही न्यूज दिखाएंगे, और इसके लिए जो भी न्यूज चाहिए होगी बॉबी उसे ढूंढ कर देगी। ये सब सुनने के बाद संध्या बॉबी के आइडिया को इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद संध्या जब एंकरिंग करने जाती है, स्क्रिप्ट को पढ़कर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में किसी मामी भांजे का प्यार और मामा के कत्ल के बारे में था, जिसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। वो डायरेक्टर को कहती है कि ये वो स्क्रिप्ट नहीं है जो उसने भेजी थी। इस पर डायरेक्टर कहता है कि ये स्क्रिप्ट रविकांत सर ने अप्रूव की है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनकर संध्या अपने बॉस रविकांत के पास जाकर कहती है कि वो न्यूज को न्यूज की तरह ही पढ़ेगी। उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं मानता है, जिससे वो गुस्से में जॉब छोड़ देती है। इसके बाद संध्या और बॉबी को एक कैफे में देखते हैं। दरअसल संध्या एक लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम था अमन। अमन भी संध्या से प्यार करता था। संध्या और बॉबी जिस कैफे में बैठे थे वो कैफे अमन का ही था। अमन यहाँ पर दोनों के लिए कॉफी लाकर संध्या को कहता है कि तुम्हें नौकरी पसंद नहीं आई तो नौकरी छोड़ दी, उसके लिए उदास क्यों रहना है। इसके बाद वो अपने बारे में कहता है कि वो पहले आईटी में था, लेकिन बाद में ये कैफे खोला और अभी वो खुश है। ये सब सुनने के बाद संध्या कहती है कि वो पॉडकास्ट शुरू करेगी। ये बात सुनकर बॉबी खुश हो जाती है, क्योंकि वो संध्या को बहुत टाइम से ये सब कह रही थी। इसके बाद संध्या न्यूज ढूंढने और कंटेंट राइटिंग जॉब के लिए बॉबी को रख लेती है, जिससे बॉबी खुश हो जाती है। सारे डिस्कशन खत्म होने के बाद बॉबी उठकर जाने वाली थी, तभी संध्या को याद आता है कि उसका सारा परिवार अमन के घर जाने वाला है, संध्या और अमन की शादी के बारे में बात करने के लिए। संध्या भी जाएगी, लेकिन उसने अपनी ईयररिंग बॉबी को दी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ बॉबी को ईयररिंग के बारे में याद दिला देती है, जिस पर बॉबी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे संध्या और उसका सारा परिवार अमन के घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में संध्या की दादी संध्या की ईयररिंग देखकर कहती हैं कि तू इतनी छोटी सी ईयररिंग क्यों पहनी है, मैंने जो बड़ी सी ईयररिंग दी थी वो पहनना था ना। इस पर संध्या कहती है कि उस ईयररिंग को उसने बॉबी को दिया था, लेकिन आज वो फोन नहीं उठा रही है। इसके बाद दोनों परिवार मिलते हैं, शादी की बात करते हैं और वापस चले आते हैं। रास्ते में जैसे ही बॉबी के घर के पास से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में उनको बॉबी की नौकरानी रोक देती है। वो संध्या को कहती है कि बॉबी का मर्डर हो गया है। संध्या घबराकर दौड़ते हुए बॉबी के घर में घुसती है, जहाँ पहले से ही लोग मौजूद थे और पुलिस भी आ चुकी थी। वहाँ पर 2 लाशें थी, एक तो बॉबी की थी और एक उसके बॉयफ्रेंड की थी। कुछ देर बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, इन्वेस्टिगेट करता है, बट उसे कुछ सुराग नहीं मिलता। कुछ दिन बीत जाने के बाद देखते हैं कि संध्या अभी भी अपने दोस्त के गम में डूबी हुई है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो पॉडकास्ट शुरू करेगी। ये बॉबी की भी इच्छा थी। वो अपने पहले न्यूज के लिए बॉबी को ही चुनती है। वो चुपके से बॉबी के कमरे में घुसती है और अपने तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, और उसे एक सुराग मिल जाता है कि जिसने भी मर्डर किया था वो बॉबी के गले से एक लॉकेट लेकर गया था। संध्या अपने पॉडकास्ट में ये सब बताती है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी कहती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सब सुनने के बाद संध्या को और कुछ सबूत दिखाता है, जिसमें किसी के पैर का निशान भी था। संध्या ऑफिसर से पूछती है कि उन्हें वो निशान कहाँ मिला, जिस पर ऑफिसर जवाब देता है कि वो निशान घर की दीवार पर मिला। संध्या को तभी याद आता है कि जब वो अमन के घर से लौट रहे थे तो बॉबी के घर के पास सिक्योरिटी गार्ड अपना बूट धो रहा था और उसके बूट में कीचड़ भी लगा हुआ था। वो ऑफिसर को वो सब बात कह देती है, जिस पर ऑफिसर को पूरा यकीन हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने ही मर्डर किया है। वो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर जेल में डाल देता है। इसके बाद सारी जगह पर न्यूज दिखाया जाता है कि बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर पकड़ा गया, और इस केस को एक क्राइम न्यूज एंकर संध्या ने सॉल्व किया है। इसके बाद एक दिन संध्या और अमन रास्ते में चलते हुए कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ पर उस सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी और उसकी 2 बेटियां आ जाती हैं। वो संध्या को कहती है कि उसका पति सिर्फ चोरी किया है, जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुनाह उसने नहीं किया है उसकी सजा उसे क्यों मिल रही है। वो कहती है कि संध्या ने जो उसके पति के बारे में कहा है वो सब झूठ है। वो चोरी कर सकता है, लेकिन मर्डर कभी भी नहीं कर सकता है। इतना कहकर वो उधर से चली जाती है। संध्या को लगा कि शायद वो गुस्से में ऐसा बोलकर गई है। इसके बाद रात में
संध्या के घर सब खाने बैठे थे। तभी संध्या को उस मर्डरर का कॉल आता है और पता चल जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड मर्डरर नहीं है। वो संध्या को एक चैलेंज देता है कि वो जल्द ही और एक मर्डर करने वाला है, ढूंढना है तो ढूंढ के दिखाओ। ये सारी बातों को संध्या रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद संध्या उस रिकॉर्डिंग को जाकर ऑफिसर को सुनाती है। ऑफिसर उस नंबर को ट्रेस करके उस जगह पर पहुंचता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो नंबर एक अंधी बूढ़ी औरत का होता है। इससे वो आदमी तो नहीं मिलता, लेकिन ऑफिसर को पता चल गया था कि ये जो भी है जानबूझकर ही ऐसा कर रहा है, मतलब वो एक सीरियल किलर ही है। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह को संध्या के फोन में बानी नाम की औरत फोन करती है और कहती है कि उसके साथ भी सेम वैसे ही हुआ है जैसे बॉबी के साथ हुआ है। संध्या ये सब सुनकर चौंक जाती है और उससे मिलने के लिए साथ में अमन को लेकर निकल पड़ती है। बानी से मिलने के बाद बानी कहती है कि उस दिन घर में कोई था, सिर्फ वो और उसका बेटा था। तभी किलर घर में घुसकर बानी का रेप कर दिया और जैसे ही बानी को मारने वाला था, बच्चा रोने लगा और बच्चे की आवाज सुनकर वो किलर बानी को बिना मारे ही वहाँ से चला गया। इसके बाद बानी ये भी कहती है कि उस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे केस बहुत सारे हुए थे। ये सब सुनकर बानी से पूछा जाता है कि उसने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कराई, जिस पर बानी कहती है कि उसके साथ ऐसा होने के बाद उसका पति उसे छोड़ दिया, इसीलिए उसने समझा कि पति ने तो साथ नहीं दिया, पुलिस कैसे साथ देगी। इसके बाद संध्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करके हेल्प मांगती है और कहती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में 20 साल में जितने भी रेप केस हुए हैं उसकी फाइल चाहिए। ऑफिसर उसे एक फोन नंबर देता है। संध्या उस नंबर पर कॉल करके सारी फाइल मंगा लेती है और न्यूज़पेपर भी कलेक्ट करने लगती है। इसके साथ वो रानी और लच्छी से भी मिलने जाती है। रानी और लच्छी वही हैं जिन्हें हम मूवी के फर्स्ट में देखे थे। संध्या को वो दोनों मिलते ही नहीं, क्योंकि उस घटना के बाद वो लोग कहीं और चले गए थे। इसी बीच अमन को उसके घर से कॉल आता है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अमन उसे वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन संध्या उसे अकेले ही जाने को कहती है, क्योंकि संध्या को यकीन था कि उसे यहाँ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। इसीलिए अमन अकेले ही घर चला जाता है। इसके बाद संध्या अकेले ही उन लड़कियों और औरतों को ढूंढने लगती है जिनके साथ ऐसे केस हुए थे। इसी तरह एक दिन वो एक ललिता नाम की औरत के घर जाती है, लेकिन ललिता को जैसे ही पता चलता है कि संध्या उसी केस के सिलसिले में पूछने आई है तो वो दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद ललिता का मामा चक्रवर्ती संध्या से मिलकर वो सारी बातें कहता है जो कि ललिता के साथ हुआ था। इसी बीच हमें भी पता चलता है कि संध्या क्यों इस केस के पीछे पड़ी है। दरअसल संध्या जब छोटी थी तब उसके पापा उसको एक फिल्म दिखाने के लिए थिएटर लेकर गए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग संध्या से बदतमीजी करने लगे। संध्या और उसके पापा उस बात के लिए पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उसकी मम्मी उसके लिए मना कर देती है, ये बोलकर कि अगर वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करने जाएंगे तो उनकी ही नाक कट जाएगी। इसके बाद संध्या अपने घर लौटकर पॉडकास्ट में कहती है कि वो बॉबी के केस के सुराग ढूंढते ढूंढते गोदावरी डिस्ट्रिक्ट गई थी और उन सारी लड़कियों और औरतों से मिली जो इसी तरह के अत्याचार की शिकार हुई थी। वो ललिता की बात भी करती है, जो कि चक्रवर्ती ने कहा था कि दिवाली की रात जब ललिता घर में अकेली थी तभी वो किलर वहाँ पहुँचता है। वो ललिता को कुछ करता उससे पहले राजेश, जो कि ललिता का पति था, पहुँच जाता है। किलर उसे मारकर ललिता का रेप कर देता है। उसके बाद राजेश के गले में गाय की घंटी और ललिता के बालों में मोगरे का फूल डालकर चला जाता है। ये सब कहने के बाद संध्या अपना एक हैशटैग चिकाटी लो के नाम से लोगों को कमेंट करने के लिए कहती है। संध्या का पॉडकास्ट वायरल होने लगता है और मीडिया पुलिस के पीछे पड़ जाती है। वो लोग एक सीनियर पुलिस वाले को ये सब पूछते हैं, जिससे वो गुस्से में सीधा संध्या को ही टारगेट बनाकर कहता है कि वो जो बात कह रही है वो सब पुरानी बातें हैं और बॉबी की मौत अभी अभी हुई है। इन सभी मौतों का जिम्मेदार एक इंसान कैसे हो सकता है? बॉबी को किसी दूसरे इंसान ने मारा होगा। इसके बाद वो ये भी कहता है कि संध्या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड को अंदर किया, इसके बाद उसे बेगुनाह बताकर पुलिस को ही गुमराह कर रही है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अमन और संध्या एक कैफे में है और तभी राजीव वहाँ आ जाता है। दरअसल राजीव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम होता है। राजीव संध्या को डांटने लगता है और कहता है कि पॉडकास्ट में बोलने से पहले उसे क्यों नहीं बताया। उसके पॉडकास्ट की वजह से पुलिस का प्रेशर बढ़ चुका है। इसके बाद राजीव ये भी कहता है कि अगर तुम्हें उनकी मदद करनी है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को बुलाओ, तब देखना पुलिस कैसे मजबूर हो जाएगी उन लोगों की मदद करने के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। संध्या को राजीव की बातों से एक और रास्ता दिखा। वो उन सारी औरतों को फोन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना लेती है और अपने पुराने बॉस रविकांत की मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सभी न्यूज चैनल आ गए थे, लेकिन संध्या ने जिन औरतों को बुलाया था वो लोग नहीं आए थे। वो सबको फोन करती है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिलता। तभी वहाँ पर लच्छी और रानी आ पहुँचते हैं और मीडिया के सामने कहती हैं कि वो लोग उनके गाँव में एक प्रोग्राम के लिए नाचने गई थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद चिन्ना बाबू नाम का आदमी लच्छी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर MRO साहब आकर लच्छी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। लच्छी को घर के पास उतारकर रानी को अपने साथ ले जाते हैं। लच्छी अपने घर पहुंचकर जैसे ही कपड़े बदल रही थी तभी किलर वहां पहुंचकर उसका रेप कर देता है। बाद में वो लच्छी को मरा हुआ समझकर वहां पर फूल और घंटी रखकर चला जाता है। मीडिया वाले ये सब सुनकर पूछते हैं कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की। इस पर लच्छी कहती है कि वो लोग पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय पुलिस स्टेशन से भगा दिया। ये सब सुनकर मीडिया पूछता है कि वो पुलिस वाला कौन था जिसने तुम्हें भगा दिया। संध्या कहती है कि वो पुलिस वाला आज का DIG राजामणि है। तभी राजीव संध्या को एक लोकेशन सेंड करके आने को कहता है। संध्या वहाँ जाकर देखती है कि किलर एक और लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को मार चुका था और किलर यहाँ भी लड़के के गले में घंटी और फूल रखा हुआ था। इसी बीच मीडिया का प्रेशर देखकर राजामणि को सस्पेंड किया जाता है और इसी केस के लिए एक टीम बनाकर दूसरी एक ऑफिसर आनंदिता को यहाँ भेज दिया जाता है। आनंदिता क्राइम प्लेस पर छानबीन करती है, लेकिन उसे कुछ सुराग नहीं मिलता। वो ऑफिस आने के बाद राजीव को ऑर्डर देती है कि वो संध्या की सारी फाइलें लेकर आए। इसीलिए राजीव संध्या के पॉडकास्ट वाले रूम में जाकर सारी फाइलें लेकर चला आता है। उसके बाद संध्या भी वहाँ चली आती है और अपनी सारी फाइलें मांगने लगती है। राजीव उसे कहता है कि उसकी
फाइलें कानूनी तौर पर जब्त की गई हैं। बाद में सब मिल जाएगा। संध्या ये सब सुनकर आनंदिता को अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहती है। आनंदिता संध्या की बातों और उसके इन्वेस्टिगेशन तरीकों से इम्प्रेस होकर हाथ मिलाती है। संध्या उससे हाथ मिलाकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपनी टीम में शामिल कर ले। आनंदिता उसे अनऑफिशियली अपनी टीम में शामिल करके उसकी सारी जिम्मेदारी राजीव को सौंप देती है। उसी वक्त राजा मणि भी वहाँ पहुँचता है। आनंदिता उससे पूछताछ करती है। राजा मणि कहता है कि लच्छी और रानी को उसने ही परमिशन दी थी स्टेज शो करने के लिए। उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए वो लोग कंप्लेन करने आए, लेकिन राजा मणि ने उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन चालू था और चिन्ना बाबू और लोकल एमएलए का बहुत प्रेशर था। अगर केस हो जाता तो अपोजिशन पार्टी हंगामा कर देती। इसके बाद पूछताछ खत्म होती है और दोनों बाहर निकलते हैं। राजा मणि संध्या को देखकर कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना, तुम्हारा होने वाला पति मेरे बेटे जैसा है, उसके पापा मेरे दोस्त हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और चिन्ना बाबू को खबर कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संध्या सबको कह रही है कि मर्डर जिस हिसाब से मर्डर कर रहा है वो कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा है। अगर ये वही आदमी है जो हम ढूंढ रहे हैं और ये 30 साल पहले भी सक्रिय था, तो इतनी जानकारी और सुराग के बारे में कोई पढ़ा लिखा ही जान सकता है, और अगर पढ़ा लिखा है तो वो नौकरी भी करता होगा। ये सब कहने के बाद वो आनंदिता को कहती है कि अगर सारे नौकरी करने वालों की लिस्ट बनाएं तो शायद उसे ढूंढ पाएंगे। आनंदिता कहती है कि अगर लिस्ट बनाएंगे तो 1000 लोग निकलेंगे, कैसे ढूंढोगे उसे? ये बात चल रही थी तभी अस्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अस्मी वही है जिसे अभी कुछ दिन पहले मारा गया था। मर्डर जब अस्मी को मार रहा था, अस्मी भी उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी। पोस्टमार्टम करते वक्त उसके मुंह में एक बाल भी मिलता है। संध्या इस डीएनए के साथ चिन्ना बाबू के डीएनए को मैच करने के लिए कहती है और आनंदिता को बिना बताए राजीव के साथ चिन्ना बाबू के घर चली जाती है। चिन्ना बाबू इन दोनों को देखकर पूछता है कि वो किस काम से आए हैं। संध्या कहती है कि 1999 में जो आपको रेप केस के लिए जेल हुआ था उसके बारे में पूछना है। चिन्ना बाबू कहता है कि वो केस अटेम्प्ट टू रेप का केस था और केस करने वाली मेरी रिश्तेदार थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी को दिखाकर कहता है कि यही है वो जिसने केस किया था। केस हटाने के बाद चिन्ना बाबू ने उससे शादी कर ली। ये सब सुनने के बाद संध्या के पास और कुछ भी पूछने के लिए नहीं बचा था, इसीलिए वो दोनों लौट आते हैं। लेकिन लौटने से पहले संध्या वॉशरूम जाने के बहाने चिन्ना बाबू का ब्रश उठा लेती है और चिन्ना बाबू के डीएनए के साथ अस्मी के डीएनए को मिलाने को कहती है। इसके बाद दोनों को हम ऑफिस में देखते हैं। दोनों चाय पीते हुए ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल बातें करते हुए हंस रहे थे। तभी वहाँ पर अमन आ जाता है और दोनों को हंसते हुए देखकर जलने लगता है। वो संध्या को लेकर घर लौटता है, लेकिन रास्ते में ही दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिससे संध्या गुस्से में गाड़ी से उतरकर एक ऑटो में बैठकर चली जाती है। इसके बाद देखते हैं कि मीडिया को भी ये खबर मिल चुकी थी कि चिन्ना बाबू से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले गए थे। इसीलिए वो लोग आनंदिता को ये सब बात बता देते हैं, जिससे आनंदिता बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि बिना एविडेंस किसी पॉलिटिशियन के घर जाकर पूछताछ करना सही नहीं होता। तभी चिन्ना का भी डीएनए रिपोर्ट आ जाता है, जिसे देखकर आनंदिता और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि चिन्ना बाबू का डीएनए और अस्मी का डीएनए मैच ही नहीं हुआ। आनंदिता संध्या को कहती है कि हेल्प करनी है तो करो, लेकिन रास्ते का पत्थर बनने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट डे ऑफिस में आनंदिता को एक कॉल आता है उसी मर्डर का। वो आनंदिता को चैलेंज करता है और एक गिफ्ट भेजता है, जो कि ऑफिस के सामने एक रेड बस के अंदर रखा हुआ था। दूसरी तरफ देखते हैं कि संध्या का परिवार और अमन का परिवार मिलकर एक साथ कपड़े खरीदने आए थे। यहाँ पर अमन संध्या को सॉरी बोल चुका था और संध्या उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। उधर कॉल को ट्रेस करके पता चल गया था कि मर्डर किसी आइकन मॉल में है। उसी वक्त एक और ऑफिसर कहता है कि मर्डर ने जिस नंबर से कॉल किया था वो अस्मी के नाम से रजिस्टर है। वो अस्मी का एक वीडियो दिखाता है जिसमें अस्मी उस मर्डर को चैलेंज कर रही थी और संध्या के बनाए हुए हैशटैग का इस्तेमाल कर रही थी। आनंदिता कहती है कि हैशटैग यूज करने की वजह से उसे मार दिया, तो हैशटैग बनाने वाली के साथ वो क्या करेगा। वो राजीव को संध्या को फोन करने के लिए कहती है। राजीव संध्या को फोन करके पूछता है कि वो अभी कहाँ है। संध्या जैसे ही आइकॉन मॉल का नाम लेती है, राजीव उसे वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहता है, क्योंकि मर्डर अभी उसी मॉल में मौजूद है। संध्या सब सुनने के बाद अपने परिवार को लेकर जाने ही वाली थी, वहाँ राजा मणि दिख जाता है। इसके बाद संध्या को जैसे ही पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है, उसे रात भर नींद नहीं आती। तभी उसके घर में कोई बोतल में आग लगाकर फेंक देता है, जिससे उसकी कार जल जाती है। संध्या उस आदमी का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वो और कोई नहीं, बानी का ही बेटा था। वो ये सब क्यों किया, ये पूछने पर वो कहता है कि उसकी माँ अपना अतीत भूल गई थी, लेकिन संध्या की वजह से उसे फिर से वो भयानक दिन याद आने लगा है। इसी वजह से उसने संध्या को डराने के लिए ऐसा किया था। संध्या को समझ में आ जाता है कि शायद वह जो कर रही है उससे उन औरतों और उनके परिवारों को दुख पहुँच रहा है। इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो इन चीजों को छोड़ देगी। अगले सीन में देखते हैं कि आनंदिता के कहने पर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 20 साल के अंदर जितने भी लोग सरकारी जॉब में ज्वाइन हुए या जिनका ट्रांसफर हुआ, उन सब की फाइलें मंगाई जाती हैं। एक लिस्ट बनाकर उसे ऑनलाइन डाला जाता है। ये आइडिया संध्या का ही था, जिसे आनंदिता ने पहले मना कर दिया था। दूसरी तरफ देखते हैं कि संध्या और अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों एक पार्टी में थे। तभी संध्या को राजीव फोन करके कहता है सारे सरकारी नौकरी करने वालों की फाइलें आ चुकी हैं और सबकी लिस्ट ऑनलाइन डाल रहे हैं। इस पर संध्या कहती है कि उसे अब इन चीजों में और नहीं पड़ना है। तभी अमन को उसके पापा फोन करते हैं और कहते हैं कि उसकी मम्मी सीढ़ी से फिसलकर मर गई हैं। इसके बाद दोनों घर जाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन संध्या को अपनी सास की एक गुड़िया दिखती है। वो उस गुड़िया को खोलती है और उसे उसके अंदर अपनी ही ईयर रिंग मिलती है। ये वही ईयर रिंग थी जो उसने बॉबी को दी थी। उसे राजीव की बात याद आती है और वो ऑनलाइन लिस्ट चेक करती है। लिस्ट देखकर वो चौंक जाती है कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि अमन के पापा ही हैं। दूसरी तरफ आनंदिता भी लिस्ट देख रही थी और वहीं पर संध्या का मैरिज कार्ड भी पड़ा था। उसे भी अमन के पापा का नाम दिखता है और उसे
पता चल जाता है कि अमन के पापा का ट्रांसफर जिस जगह पर भी हुआ है वहाँ रेप और मर्डर जरूर हुआ है। दूसरी तरफ संध्या को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके ससुर ही मर्डरर है, इसीलिए वो अपने ससुर के लिए खाना लेकर जाती है। जब वो खाना परोस रही थी उसके ससुर मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनका सिर दुख रहा है और उसे कॉफी बनाने को कहते हैं। संध्या कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ा वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये संध्या का प्लान था कि वो वॉशरूम जाकर ससुर का DNA कलेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। राजीव संध्या को उसके ससुर के बारे में बताने के लिए फोन करता है और फोन संध्या के ससुर उठा लेते हैं। राजीव हड़बड़ी में सब बोल देता है, जिससे ससुर को पता चल जाता है कि पुलिस ने उसे ढूंढ लिया है, इसीलिए वो संध्या के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी संध्या के हाथ में एक कांटे वाला चम्मच फोर्क लग जाता है, जिससे वो खुद को बचा लेती है। तभी राजीव और आनंदिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और संध्या के ससुर को पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान वो बताता है कि उसका पहला शिकार लच्छी नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की चाची थी। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो अपने चाचा के घर रहने लगा। उसकी चाची बहुत अच्छी थी, प्यार करती थी और लोगों को डांस सिखाती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसकी चाची उसे गलत नजर से देखने लगी और गलत तरीके से छूने लगी। एक दिन उसकी चाची उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी, तभी उसके चाचा आ गए और उन्होंने देख लिया। चाची ने डरकर चाचा से झूठ बोल दिया कि लड़का उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। चाचा गुस्से में आकर गाय को बांधने वाली घंटी से उसे पीटने लगे। वो चिल्लाता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन चाचा ने यकीन नहीं किया। तभी उसका दिमाग खराब हो गया और उसने चाचा के हाथ से वो घंटी छीनकर उन्हें मार डाला। उसके बाद चाचा के सामने ही चाची का रेप करके उन्हें भी मार दिया। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसके जहन में वो गुस्सा और चाची की छवि बस गई थी। वो ऐसी औरतों को ढूंढने लगा जो उसकी चाची की तरह घुंघरू पहनती थी या बालों में मोगरे का फूल लगाती थी। वो उनमें अपनी चाची को देखता और उनका रेप करके उन्हें मार देता। वो लच्छी और बाकी सभी औरतों के मर्डर की बात कबूल करता है। वो कहता है कि धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सब छोड़ना है, इसीलिए वो ट्रांसफर लेकर परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन वो बॉबी से मिला और उनकी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद बॉबी ने उसे एक घुंघरू दिखा दिया, जिससे उसे फिर से अपनी चाची याद आने लगी और उसने बॉबी को मार डाला। साथ ही उसने अस्मी के मर्डर की बात भी स्वीकार की, क्योंकि अस्मी हाथ में घंटी वाला कड़ा पहनती थी। इस तरह असली मर्डरर का पता चल जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जो सालों तक डर, ताकत और शर्म के नीचे दबा दी गई थी। एक ऐसा अपराधी जो अपनों के बीच छुपा रहा और एक ऐसी औरत जिसने सच के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोशी अपराधी को ताकत देती है और सच चाहे जितनी देर से सामने आए आता जरूर है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी, एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सोचते रहिए।